गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हम अपनी 11th अकाउंटेंसी से जनरल एंट्री के क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हम अपनी 3 वीडियो जो है पहले भी अपलोड कर चुके हैं। आज मैं आपको इसकी 4th वीडियो दे रहा हूँ। इसमें हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरल एंट्री के क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। आपके पास भी डीके गोयल की बुक या किसी अदर राइटर की बुक जरूर होगी जिसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहली 3 जनरल एंट्री जो हमने फर्स्ट में जनरल एंट्री, सेकंड में जनरल एंट्री, थर्ड में हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग जनरल एंट्री के क्वेश्चन सीखे हैं। अभी जो ये आज हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे जो हमारी ओपनिंग एंट्रीज के रिगार्डिंग, बैड डेट्स के रिगार्डिंग या अदर आइटम्स के रिगार्डिंग। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है अभी देखिए, जैसे डीके गोयल बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 14 इलिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ओपनिंग एंट्री और आपको बैड डेट्स की जनरल एंट्री करनी आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री होती है जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट एक आपको लाइव ट्रांजेक्शन दी होती है, उसके रिगार्डिंग आपको एंट्री करके और क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है। मान लीजिए आपके पास में जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई तो उसमें कुछ आपको एसेट के, लायबिलिटी के, कैपिटल के आइटम गिवन होंगे जरूर। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना, एसेट के जो आइटम होंगे या एक्सपेंसेस के जो आइटम होंगे वो आपको डेबिट साइड से स्टार्ट करना है और लायबिलिटीज और कैपिटल के आइटम जो है आपको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास बुक में गिवन है एक एग्जाम्पल, इसमें गिवन है हमारे पास जैसे कि कैश गिवन है, तो कैश एक एसेट है, मैंने डेबिट से स्टार्ट किया। ठीक है, हमारे पास बैंक गिवन है तो बैंक में एक एसेट है, बैंक को हमने एसेट साइड से स्टार्ट किया। स्टॉक हमारे पास गिवन है तो स्टॉक को भी हमने डेबिट लिया है। डेटर्स गिवन है तो हमने डेटर्स को भी जो है डेबिट लिया है क्योंकि तो एसेट है। डेटर्स आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में अशोक, पवन, विवेक आपके डेटर्स है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो एक साथ इकट्ठा भी डेटर का टोटल आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, जैसे मशीन भी आपके पास क्या है, एक डेबिट का, क्योंकि वो एसेट है आपके। क्लियर है? इनके सबके अमाउंट लिख दीजिए। जैसे आपके पास 8,000 था कैश का अमाउंट, आपके पास में 20,000 है एक बैंक का अमाउंट। जैसे आपके पास स्टॉक है 54,000 का, आपके पास जो डेटर्स है वो 47,000 के हैं और जो मशीन है आपके पास 60,000 की आपने लिख दिया। ठीक है, फिर जो भी लायबिलिटीज और कैपिटल है या इनकम उसको क्रेडिट करके लिख दीजिए। जैसे आपके पास क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है, एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने एक साथ लिख दिया क्रेडिटर्स का टोटल 20,000 का क्रेडिट साइड, और जो आपकी कैपिटल गिवन है उसको मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन में गिवन था कितने रुपए, 2 लाख रुपए। यहाँ तक की बात क्लियर है? अभी देखिए ध्यान से सुनिए, आपको हमेशा ये चीज पता होना चाहिए, एसेट एंड डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज बी इक्वल अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ड्यूल एक्सेप्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने जब अपनी क्रेडिट का टोटल किया तो आपके पास क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? क्रेडिट का जो टोटल है आपका आ रहा है 2,20,000, और जब आप अपने डेबिट का टोटल कर रहे हैं तो डेबिट का टोटल आ रहा है आपके पास 1,59,000 का। अब देखा जाए तो दोनों इक्वल तो हुए नहीं, डेबिट की साइड जो है वो कमी है। कितने रुपए की कमी है? 31,000 की कमी है, तो 31,000 हमें डेबिट में डालने पड़ेंगे। अब ये क्या करके डालें, क्या बैलेंस करके डालें? तो हमेशा याद रखें क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट अगर कम आती है तो जो बैलेंस आपके पास बचेगा वो बैलेंस हमेशा गुडविल करके आपको लिखना है। गुडविल अकाउंट डेबिट करके आपको ये 31,000 लिखना है। क्लियर है स्टूडेंट? अगर मान लीजिए गलती से डेबिट का साइड ज्यादा आ जाता, मान लीजिए डेबिट में तो आगे आपके पास में 2,50,000 और क्रेडिट के आइटम को टोटल किया तो आपके पास आ गया 2 लाख, तो डेबिट 50,000 से ज्यादा और क्रेडिट 50,000 से कम है, तो क्रेडिट में आपको 50,000 लिखना पड़ेगा। तो उसे क्या नाम करके लिखेंगे? उसे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व करके। उसे क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक है बैड डेट्स। ये तो था ओपनिंग एंट्री की एडजस्टमेंट। अब आता है बैड डेट्स एक टॉपिक। बैड डेट्स क्या होता है? डेट मतलब डेटर, डेटर मतलब देनदार, और बैड मतलब बुरे, मतलब बुरे देनदार। बुरे देनदार कौन होते हैं? जो आपका रुपया देने से मना कर देते हैं।
ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको मोहन से 50,000 रुपये लेने थे। कितने रुपए लेने थे मोहन से? 50,000। अगर वो आपको 50,000 पेड कर देता है तो आप क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्या कर देंगे? मोहन अकाउंट। मोहन से आप कितने रुपए ले लेंगे? 50,000 रुपये। मानते हैं इस चीज को? ठीक है। बट मोहन, मान लीजिए मोहन ने आपके रुपए नहीं दिए, तो इनडायरेक्ट केस में रुपए तो आपके पास आएंगे, तो कैश अकाउंट किस चीज का डेबिट आप कर ही नहीं सकते, कैश या बैंक को डेबिट। तो डेबिट किसको करेंगे? डेबिट बैड डेट्स को कर दीजिए। बैड डेट्स हो गए ना, क्योंकि उसने रुपया आपका नहीं दिया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू मोहन। क्लियर है ये वाली चीज? कोई प्रॉब्लम इस चीज में नहीं होगी, समझ आ गया होगा। या फिर इसमें थोड़ा सा आपको क्या दिया हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में आपको ये बोल दें कि मोहन से 50,000 रुपये लेने थे, लेकिन उससे 40 पैसा इन जो रुपया रिकवर हुआ। 40 पैसा मतलब जितना भी रुपया उससे लेना था उसका 40% रिकवर हुआ। मोहित से कितना रुपया लेना था? 50,000। 50,000 का 40% कितना होता है आपके पास में? 20,000। तो आपके पास में 20,000 तो कैश में रिकवर हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से। लेकिन डेबिट में तो 20 है, क्रेडिट में 50 है, तो 30,000 रुपये का क्या हो गया? 30,000 रुपये का आपके पास क्या हो गया? लॉस हो गया। तो लॉस को क्या करके लिखेंगे? बैड डेट्स अकाउंट में। क्लियर है ये वाली चीज? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको समझ गए होंगे इस चीज को? नेक्स्ट एक चीज सुनिए, इसकी जनरल एंट्री आप पास करना चाहिए, पास कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नरेशन। अब आपसे पूछा जाए कि बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर मान लीजिए कभी मोहन के अंदर जो है ऐसे एक भावना जग जाए कि मुझे उसका रुपया पेड करना है, वो आपको रुपया देने आ जाए। मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये उसके बैड डेट्स हो गए थे, कभी फ्यूचर में उसने आपको 30,000 रुपये पेड कर दिए, तो आप क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? अगर उसने आपको रुपये पेड कर दिए तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको रिकवरी हो गई है 30,000 की, ठीक है। और टू आप क्या कर देंगे? टू कर देंगे आप बैड डेट रिकवर्ड को, क्योंकि वो बैड डेट जो है वो क्या हो गया? रिकवर्ड हो गया। तो आप क्या एंट्री कर देंगे? 30,000 टू 30,000, ठीक है। समझ गए? अगर वो व्यक्ति 20,000 पेड करता है तो 20,000 रिकवर हो गए, तो आप एंट्री 20,000 करके करते हैं, ठीक है। नरेशन पास कर लीजिए। बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट ₹20,000। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कि आपको जनरल एंट्री समझ आ गई होगी, तो आप अपना 14 जो है इलिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैं आपको और कुछ जनरल एंट्री सिखाता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव होते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव क्या होते हैं, तो आपको पता ही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनको आपने कैश में पेड नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव वो एक्सपेंसिव होते हैं जिनको आपने कैश में पेड नहीं किया, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे देखिए सैलरी पेड करनी थी 10,000 रुपये, अगर आप सैलरी को पेड कर देते तो जनरल एंट्री क्या होती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू हो जाता कैश या बैंक, ठीक है। 10,000 और 10,000, तो ये जनरल एंट्री पास हो जाती। लेकिन आपने उस सैलरी को पेड नहीं किया, सैलरी पेड नहीं की, तो सैलरी आपके लिए क्या? आउटस्टैंडिंग। तो कैश या बैंक तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि क्रेडिट तो करना है ना किसी चीज को। जब आप कैश या बैंक से क्रेडिट नहीं करोगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी से क्रेडिट कर दीजिए। समझ में आ गई वाली चीज आपको? इजी है ये वाली। नरेशन आप पास कर लीजिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। अब देखिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? प्रीपेड मतलब कोई खर्चा आपने एडवांस में कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कोई खर्चा आपने एडवांस में कर दिया, ठीक है। जैसे देखिए इसने एक एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस जो है वो पेड किया है 1,200 रुपये का, इंश्योरेंस पेड किया है 1,200 रुपये का। तो इंश्योरेंस पेड करने से कैश या बैंक घट जाएगा, तो उसको तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? इंश्योरेंस को। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक के थ्रू आपने पेमेंट कर दी 1,200। इंश्योरेंस आपने पेड कर दिया, इतनी बात क्लियर है। जिस भी तारीख को पेड किया, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने इंश्योरेंस 1 जुलाई को पेड कर दिया, तो 1 जुलाई को ये एंट्री आप पास कर दो। यहाँ तक की बात क्लियर है? समझ में आए? अब
मार्च में आपको पता चला, मार्च आपका क्लोजिंग ईयर है, आपको ये पता चला ये जो 1200 रुपये का इंश्योरेंस पेड किया उसमें 300 रुपये का इंश्योरेंस तो अगले 3 महीने का पेड कर दिया, अगले 3 महीने मतलब अप्रैल मई जून अगले साल का पेड कर दिया। अब हमें तो मार्च तक के अकाउंट बनाने हैं, अब ये तो भाई 3 महीने का एडवांस में कोई खर्चा कर दिया तो एडवांस में खर्चा कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट होती है, एडवांस में खर्चा कर करके तो अगले 3 महीने आपको इंश्योरेंस का रुपया नहीं देना पड़ेगा, एडवांस में कर दिया तो एडवांस में की हुई एक एसेट होती है, एसेट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 300 रुपए से। और टू क्या कर देंगे, टू कर देंगे इंश्योरेंस अकाउंट, कितने रुपए से, 300 रुपए से। और ये एंट्री कब पास करेंगे, 31 मार्च। क्लियर है, समझ में आ गई, नरेशन हम पास कर लेंगे। नेक्स्ट वन है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट जब कभी हम यूज करते जाते हैं तो उस एसेट की जो वर्किंग लाइफ है धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई बाइक परचेज करके लाए हैं आज की तारीख में, अगर आप उसे 1 साल तक चलाते हैं, उसके बाद अगर आप उसे मार्केट में बेचने जाओगे तो क्या उतने रुपए में बेच दोगे जितने में परचेज किया था, नहीं बेच सकते, उसकी वैल्यू डाउन हो गई है क्योंकि 1 साल तक आपने उसके इंजन का भी यूज किया है, उसकी बाइक जो है उसकी हर एक चीज जो है वो डाउन हो गई है। तो इन दैट केस जो एसेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर है, वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन की वजह से आपकी एसेट गिर गई है, और जब भी एसेट गिरती है तो एसेट वो क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है ना। एसेट का गिरना मतलब एसेट क्रेडिट होना। तो जो भी एसेट थी टू करके वो एसेट लिखी जाएगी, और ये एसेट अगर क्रेडिट है तो डेबिट किसे किया जाएगा, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को क्या किया जाएगा, डेबिट, और एसेट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास फर्नीचर था 10,000 रुपए का और उसमें 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। और 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपये से ये एंट्री आप पास कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले तो कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो डेबिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो सिंपल सी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है तो 10,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे और ये क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर है, नरेशन हम पास कर लेंगे, हो गया। नेक्स्ट में है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आपकी ड्राइंग पे ब्याज चार्ज किया गया है, आपकी ड्राइंग पे ब्याज चार्ज मतलब जितना भी रुपया आपने निकाला है उस पे आप पे ब्याज चार्ज किया गया है। ठीक है, तो आपसे रुपया लेंगे ना तो एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है स्टूडेंट। इस तरीके से जो है आपको जनरल एंट्री पास करनी है इनकी, और ये आप जो है इजीली क्वेश्चन नंबर 15 जो है कर पाएंगे इसके वे में। अभी एक लास्ट एंट्री देखिए, कभी भी आप मशीन जब खरीद करके लाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई जो है अपनी बिल्डिंग के लिए कोई मशीन परचेज करी है, उस मशीन की वैल्यू 80,000 रुपया है। कितने रुपए है, 80,000। अब उस मशीन को आप फैक्ट्री में लेके आए, 10,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। ठीक है, और जब वो फैक्ट्री में आ गई तो जो बिजली मैकेनिक उसे फिट करेगा 10,000 रुपये उसने ले लिया, तो देखा जाए तो आपकी वो मशीन की वैल्यू कितनी होगी, 80,000 की तो मशीन खरीदी थी, 10,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, 90,000 रुपये, 10,000 रुपये जिसने वो फिट करी फैक्ट्री में उसने ले लिया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 1 लाख रुपीज का। कितना का खर्चा हुआ, 1 लाख। तो मशीन की कॉस्ट 80,000 नहीं मानी जाएगी, मशीन की कॉस्ट 1 लाख मानी जाएगी। और आप जनरल एंट्री में क्या लिखोगे, आप जनरल एंट्री में लिखोगे मशीन अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर दोगे, कैश या बैंक के थ्रू। ठीक है, कितना रुपया, 1 लाख रुपया। ठीक है, आप अलग अलग से ये नहीं करोगे कि भाई 10,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट किया तो ट्रांसपोर्ट टू बैंक, 10,000 रुपये इलेक्ट्रिशियन चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सारा खर्चा किसके लिए हो रहा है, मशीन के लिए हो रहा है ना। तो मशीन को लेके आना, उसे वर्किंग में लाने तक का जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा सीधा मशीन अकाउंट डेबिट करके एक जगह लिखा जाएगा और टू कर दिया जाएगा कैश और बैंक।
क्लियर है स्टूडेंट? इसी एंट्री को समझते हो आप 16, 17, 18, 19 की एंट्री आप इजीली कर सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको इन चीजों को करने के लिए? ठीक है, हो जाएगा ना ये चीज आपकी? ठीक है, अभी देखिए एक बस लास्ट टॉपिक रहता है हमारा जनरल एंट्री का, और हम इस टॉपिक को भी पूरा कर लेंगे आज भी उसमें, ताकि हमारी सारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन करें आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखिए आपके पास में कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू गुड्स, स्पेशल ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू गुड्स, ये आपको मिलेगा इलिस्ट्रेशन 2021 से पहले। कहीं पर गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हो जाती है, जैसे कैसी ट्रांजैक्शन, जैसे ड्रॉइंग इन गुड। आप सामान को घर ले गए, आप सामान को घर ले गए हैं, तो जब भी आप किसी सामान को घर ले जाएंगे तो अपनी ड्रॉइंग कहलाती है वो, तो आपने क्या करना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना है। और जो सामान आप घर ले गए हैं वो सामान आपने कभी परचेज किया होगा बेचने के लिए आगे, तो ठीक है, अब आगे बेच तो पाएंगे नहीं आप उसको, कभी सेल तो हो नहीं पाएगा, तो जो परचेज डेबिट हुई थी उसी परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट। परचेज कितने रुपए से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए आप 5,000 रुपए का सामान घर ले गए थे, तो 5,000 रुपए से ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, नरेशन में लिख लीजिए अमाउंट बोट टू हाउस 5,000। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है, आपके पास अगर आपने सामान को चैरिटी के तौर पे दे दिया, अगर सामान को आपने चैरिटी के तौर पे दे दिया है, चैरिटी एक नुकसान है और जिसकी वजह से परचेज कम हो गया, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, नरेशन आप पास कर देंगे, मान लीजिए 10,000 रुपए की आपने परचेज की। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहे हैं फ्री सैंपल के रूप में आपने गुड्स दे दी, फ्री सैंपल के रूप में देना वो भी खर्चा है, खर्चा डेबिट होगा हमेशा, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए के लिए, मान लीजिए 15,000 रुपए का फ्री सैंपल दे दिया, तो 15,000 रुपए से ये क्रेडिट हो जाएगा, मेरे साथ आप पास कर दीजिए। आगे कह रहे हैं कि गुड लॉस बाय थेफ्ट या फायर, फायर के थ्रू या चोरी हो गया, गुड्स उससे नुकसान हो गया, तो उसके इसमें क्या करेंगे, लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगी, परचेजिंग। कितने रुपए की, 20,000 और 20,000 रुपीज की। क्लियर है? जितने की भी वो अमाउंट हमने डाल दी। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में समझ गए होंगे आप इस चीज को करने के लिए? समझ गए? अब देखिए ये जो खर्चा होगा लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, तो इस खर्चे को हम कहाँ डालेंगे, इस खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरफ डालेंगे, हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट की तरफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट। ठीक है, कितने रुपए का खर्चा हो गया था, 20,000 रुपए। मानते इस चीज को? क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए कई बार ना हम फायर या थेफ्ट का इंश्योरेंस करा करके रखते हैं, तो मान लो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने आपको 5,000 रुपए पेड कर दिए, अगर 5,000 इंश्योरेंस कंपनी ने पेड कर दिया, तो आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस में रुपया डालने के कितना रह जाएगा, 15,000, क्योंकि अब खर्चा 20,000 का थोड़ी ना, 5,000 तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया ना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस बाय थेफ्ट तो 20,000 रहेगा, तो 5,000 रुपए से किसे डेबिट करेंगे, 5,000 रुपए से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को डेबिट करेंगे। क्लियर है? 5,000 रुपए से। अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी से पूरा 20,000 मिल जाता, तो प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं आता, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 20,000, टू हो जाता लॉस बाय थेफ्ट या फायर 20 था। क्लियर है स्टूडेंट? अब आपको एंड तक की जर्नल एंट्री के बीच में जितनी भी टर्म्स आ सकती थी मैंने आपको करा दी है। कोई भी अगर आपको इशू आता है जर्नल एंट्रीज करने में, तो जो है 7988967705 मेरा फ़ोन नंबर है, कभी भी मिस कॉल करें, व्हाट्सएप कर दें मुझे, फ़ोन करें, हम आपकी क्वेरी वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।